आज हम लोगों को बात करना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे, ठीक ना। गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर बात करने से पहले किन किन चीजों का यूज होना है जो 1 सेकंड में आप लोग देखेंगे ध्यान से, और फिर हम लोग एक एक करके गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैंने आपको फ्लक्स पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात मैंने आपको गॉस लॉ पढ़ाया था, जिस गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस, ये जो होता है ये कितना होता है, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इस दोनों स्टेटमेंट को हम लोग मिलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds होगा, और ये इक्वल टू किसके होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट यूज होनी है वो होनी है क्या, कि अगर आपके पास कोई सा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज बनता है, चार्ज से दूर। और अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किधर, रेडियली टुवर्ड्स द चार्ज। इतनी बातें समझ में आ रही है? इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखे थे किस चीज का, एरिया वेक्टर का, कि एरिया को हम लोगों को यहां पर कैसा कंसीडर करना होगा, वेक्टर के जैसा कंसीडर करना होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ हमेशा ही। कि एरिया का अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ। मैं बोला था कि अगर प्लेन सरफेस रहे तो फ्लक्स निकालने के लिए आप पूरा सरफेस को एक बार में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कर्व सरफेस रहे तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे और उस एलिमेंट को एरिया के जैसे ट्रीट करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बातें आपको आती है तो आपको मैं लास्ट दिन जो है सो एक टर्म पढ़ाया था गॉस लॉ का यूज करने के लिए, जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, गसियन सरफेस। और इस गसियन सरफेस के बारे में मैं क्या बोला था आपको, कि ये जो गॉस लॉ वैलिड है ये केवल किसके लिए, फॉर क्लोज्ड 3D सरफेस के लिए। किसके लिए, क्लोज्ड 3D सरफेस के लिए, कि क्लोज सरफेस रहे और 3 डायमेंशनल सरफेस रहे तभी हम लोग गॉस लॉ का अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन हमेशा हमको क्लोज सरफेस दिया हुआ नहीं होगा, तो जब क्लोज सरफेस नहीं दिया हुआ होगा तो हम लोग वहां पर एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, किसका, गसियन सरफेस का। और इस गसियन सरफेस के बारे में मैंने आपको क्या बोला, कि ये कैसा सरफेस है, ये इमेजिनरी सरफेस है। दूसरी बात कि ये कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड। हमें यूजफुल बनाना है उसके लिए इसे क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। और सिमेट्रिक होने के साथ साथ उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए, मस्ट बी passes through the point, must be passes through the point at which electric field is to be calculated। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से इसको निश्चित रूप से पास करना चाहिए। यहां सिमेट्रिक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि गॉस लॉ एप्लीकेबल हर जगह है, चाहे सिमेट्रिक सरफेस रहे चाहे नॉन सिमेट्रिक सरफेस रहे, लेकिन यह हमारे लिए यूजफुल तभी हो पाता है जब सरफेस कैसा रहे, सिमेट्रिक रहे। इतनी बातें आपको मैं पिछले दिन तक बताया था, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और ये एप्लीकेशन जो है आपका, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप धीरे धीरे इसको समझने लगेंगे तो चीजें आपको आसान लगने लगेगी। बात समझ में आ रहा है? देखिए कि एनालिटिकल मेथड से हम लोगों ने अभी तक निकाला है क्या, कि अगर आपके पास कोई सा पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो कितना निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। ये निकाला था किससे, कूलॉम्स लॉ का यूज करके और एनालिटिकल मेथड से। हम चाहते हैं कि इसी फॉर्मूला को, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम लोग निकालें, लेकिन निकालने के लिए जो यूज करें वो किसका यूज करें, गॉस लॉ का। बात समझ में आ रहा है?
तो ध्यान देना कि गॉस लॉ को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इस चीज को एकदम बारीकी से सीखना। और अगर एक चीज तुम सीख गए, एक एप्लीकेशन सीख गए, तो बाकी एप्लीकेशन खुद ब खुद तुमको आसान लगने लगेगा और चीजें तुम खुद से करने लग जाओगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखिए कि जो पहला एप्लीकेशन है, इसका पहला एप्लीकेशन है कि यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। कि अपने पास क्या है? एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के बारे में आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये कितने का? प्लस क्यू का। और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, और आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, मान लेंगे हम लोग क्या? पॉइंट पी, जो इस पॉइंट पी के बारे में कह रहा है क्या? कि इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर। और इसी पॉइंट पी पर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है। भाई हमको यूज करना है क्या? गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ का यूज करना है, तो ये बताओ तो ये पॉइंट चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर में है क्या? नहीं है। तो इसको कुछ भी करके हमको क्या करना है? क्लोज सरफेस के अंदर में लाना है। और क्लोज सरफेस के अंदर में लाने के लिए अपने पास एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्या? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के बारे में क्या जानना है? कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन भी कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए। बात करेगा था कि ऐसा थप्पड़ मारेंगे ना कि दोबारा क्लास में नजर नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? प्यार से बोलते हैं तो तरीका में रहो, सिस्टम में। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर हम सिस्टम से बाहर हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्लास शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्लास हम चाह रहे हैं कि इफेक्टिव हो, तो बात करते हो। कल भी इग्नोर कर दिए थे, ठीक ना? तो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जिस दिन मारते हैं भर मन मारते हैं, ध्यान रखना। क्या बोले कि गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस होना चाहिए? इमेजिनरी सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जरा सा ध्यान देना कि इमेजिनरी हो, क्लोज हो, इतनी बातें समझ में आ रही है। सिमेट्रिक होने के लिए पॉइंट के सिमेट्रिक क्या होगा? स्फीयर। पॉइंट के सिमेट्रिक क्या होगा? स्फीयर। इसका मतलब क्या? कि गॉसियन सरफेस हमारा स्फेरिकल होना चाहिए, तब सिमेट्रिक होगा। और सबसे लास्ट बात क्या है? कि उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकालना है? पी पर। तो पी पॉइंट से पास करते हुए हम क्या करेंगे? एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे, और ये इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस कुछ इस तरह का बनेगा कि नहीं बनेगा? थोड़ा गंदा बना है, लेकिन मान लो कैसा है? स्फेरिकल है। और ये स्फेरिकल सरफेस है, चाहते हैं थोड़ा सा बनाएं तो इसको ढंग से ही बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? कि पॉइंट पी से पास कर रहा है, क्लोज सरफेस है, और चार्ज के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक भी है। ये जो है अपना, ये आपका है क्या? तो इस सरफेस को हम लोगों ने क्या बोला है? कि ये जो है आपका, ये कैसा सरफेस है? ये आपका कैसा सरफेस है? ये आपका सरफेस है कैसा? गॉसियन सरफेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? गॉसियन सरफेस के बारे में हमेशा ही ध्यान में रखना है, क्लोज्ड होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रहा है? अब जो काम किए हैं उसी काम को क्या करेंगे? यहां पर हम लोग लिख लेंगे। तो लिखे हैं क्या? कि लिखेंगे क्या? कि लेट एन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल एक अपना क्या है? गॉसियन सरफेस है, और ये गॉसियन सरफेस है कितने का? ऑफ रेडियस। इसका रेडियस है कितना? आर।
इस गसियन सरफेस का रेडियस है कितना, आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये पास कर रहा है कहां से, पासिंग थ्रू पी एंड सेंटर एट चार्ज प्लेस। सेंटर वहां पर है जहां पर, कहां पर है, चार्ज जहां प्लेस किया हो। इतनी बातें समझ में आ रही है। एक पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। हमने क्या किया, एक गसियन सरफेस इमेजिन किया। अब जब भी गसियन सरफेस इमेजिन करेंगे तो चार बातों का ध्यान रखना है। क्या, इमेजिनरी सरफेस, दूसरी बात क्या, क्लोज सरफेस, तीसरी बात क्या कि चार्ज के अबाउट कैसा होना चाहिए, और चौथी बात क्या, उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जहां पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो कि ये प्लेन सरफेस है कि कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है। भाई मेरे, जब ये कर्व सरफेस है तो ये बताओ कि जब ये कर्व सरफेस है तो हम पूरे सरफेस को एक बार में कंसीडर करें कि छोटा छोटा एलिमेंट में कंसीडर करें, छोटा छोटा एलिमेंट में कंसीडर करें। आप एक बात बताइए कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया हम लोग ले लें, कहां पर, गसियन सरफेस पर, अगर हम लोग क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया डीएस कंसीडर करें, तो इस डीएस का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर, और किधर के तरफ, बाहर के तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हुआ क्या, एरिया डीएस। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ कि अंदर के तरफ, बाहर के तरफ। तो भाई साहब, जब रेडियली बाहर के तरफ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इसी तरीके का बनेगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का जो एंगल थीटा है, ये कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर जो काम किए उस काम को हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। क्या किए हैं, तो हम लोग क्या किए हैं कि टेक एन एरिया एलिमेंट। एक हम लोगों ने क्या किया है, एरिया एलिमेंट लिया है जिसका नाम क्या रखा है, वेक्टर डीएस। और इसका डायरेक्शन है जो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये किधर के तरफ है, परपेंडिकुलर बाहर के तरफ। बातें समझ में आई कि नहीं। दूसरी बात क्या कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ, परपेंडिकुलर और किधर के तरफ, बाहर के तरफ। इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और वेक्टर डीएस है, ये दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं क्या कि वेक्टर ई एंड वेक्टर डीएस आर इन सेम डायरेक्शन। ये दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में है। सो द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डीएस इज कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू। अब एक बात तुमको अगर जानकारी में होगी कि अगर कोई सा पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से ये स्फेरिकल सरफेस है, आर डिस्टेंस स्फेरिकल सरफेस है, आर डिस्टेंस स्फेरिकल सरफेस है, आर डिस्टेंस। तो अगर इस तीनों पॉइंट का नाम मैं कुछ भी रख लूं ए बी सी, तो इस चार्ज के कारण ए पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी पर भी उतना ही होगा, सी पर भी उतना ही होगा। कारण क्या है कि एक जैसा डिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस बात पर आएंगे हम लोग बाद में, और इस बात पर आएंगे हम लोग बाद में। तो अगर हम लोग यहां से अब बात करें क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि जो आपका फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है, ये कितना होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट कितना, डीएस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस चीज को हम लोग
देखे हैं पहले। और अगर फिर हम लोग आए क्या कि बाय गॉस लॉ, कि गॉस लॉ से हम लोग ये बात जानते हैं क्या, बाय गॉस लॉ फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए हमने पढ़ा है क्या कि गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू, ये फाई इक्वल टू कितना होता है, फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मन करे तो थोड़ा देर के लिए इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो और थोड़ा देर के लिए इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। तुम देख पाओगे क्या कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों फ्लक्स की बातें कर रहा है। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो भाई साहब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मदद से हम लोग कह सकते हैं क्या कि बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग ये बात कह सकते हैं क्या कि जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस होगा ये बराबर होगा किसके, क्यू इनसाइड और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट के। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? और जब भी क्लोज सरफेस के लिए बात करेंगे तो इसको क्या करेंगे, एक सर्कल लगा देंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में सर्कल लगाने का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। आपको अगर जानकारी में हो तो आप जानते हैं कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो ई डॉट डीएस जो होगा ये कितना हो जाएगा, ई डीएस कॉस थीटा इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग थीटा के जगह पर कितना डालेंगे, ई और डीएस के बीच का जो एंगल होगा वो, तो ई और डीएस के बीच का एंगल भाई कितना आया है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू यहां पर हम लोग कॉस 0 डिग्री रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर में और ये हो जाएगा क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास बचेगा ई डीएस इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट काटे हैं और ये छोटा सा एलिमेंट यहां पर आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है, ये पॉइंट से भी छोटा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इस चार्ज से हम लोग इस पॉइंट का बात करें तो डिस्टेंस कितना, आर, या इस सरफेस पर हम कहीं भी एबीसीडी पॉइंट पर बात करें तो सारी डिस्टेंस कितने के बराबर में होगी, रेडियस के बराबर में। और जब डिस्टेंस सेम, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो डिस्टेंस सेम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या। मान लो ऐसे हम यहां पर पढ़ा रहे हैं और मैं पॉइंट चार्ज हूं और तुम जो हो सो सरफेस हो, तो तुम सरफेस हो तो जो बच्चा सामने बैठा है उस पर मेरा सेम इफेक्ट होगा, जो बच्चा पीछे बैठा है वो सारे बच्चों पर मेरा सेम इफेक्ट होगा। मतलब जो सेम डिस्टेंस का बच्चा है उस पर इफेक्ट कैसा होगा, सेम। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, सेम होगा। तो यहां से हम लोग ये बात देख पा रहे हैं क्या कि यहां से देख पा रहे हैं क्या कि सिंस ऑल द पॉइंट ऑन गसियन सरफेस, कि गसियन सरफेस पर जो सारा पॉइंट है आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कि ये कैसा है, इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, या यहां पर पॉइंट चार्ज को आप ये भी लिख सकते हैं कि सोर्स चार्ज के कारण। सारा पॉइंट गसियन सरफेस पर अगर मैं किसी भी पॉइंट का बात करूं तो गसियन सरफेस का सारा पॉइंट जो है इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है कि नहीं है, इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, एट ऑल द पॉइंट ऑन गसियन सरफेस, के गसियन सरफेस के सारे पॉइंट पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट ऑन द गसियन सरफेस रिमेन्स कैसा, रिमेन्स कैसा, या तो तुम सेम बोलो या इसी को क्या बोलो, कांस्टेंट बोलो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये कहानी क्यों हुई, इक्विडिस्टेंट की कहानी इसीलिए हुई क्योंकि मैंने सरफेस कैसा लिया था, सरफेस लिया था सिमेट्रिक। मान लो थोड़ा देर के लिए कि अगर हम नॉन सिमेट्रिक सरफेस कंसीडर करते, ये नॉन सिमेट्रिक सरफेस है, अब क्या होता है, ये पॉइंट नजदीक में है और ये पॉइंट क्या है,
अब दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता तो हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर सकते थे। इसीलिए क्या करना है आपको, गॉसियन सरफेस हमेशा ही कैसा लेना है, सिमेट्रिक सरफेस लेना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया कांस्टेंट, तो जब मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो तुम बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से बाहर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं तो अब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू क्यू इनसाइड और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। और इसको आप थोड़ा देर के लिए कोई इक्वेशन मान लीजिए, 1 2 पीछे माने हुए, ये क्या, इक्वेशन थर्ड। अब ये बात बताओ कि अगर हमको इंटीग्रेशन ऑफ डीएस पता चल जाए, हमको अगर क्यू इनसाइड का वैल्यू पता चल जाए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो आप देखिए कि हम लोग इंटीग्रेशन डीएस का बात करते हैं। इंटीग्रेशन डीएस क्या है भाई, तो गॉसियन सरफेस पर मैंने छोटा सा एरिया काटा है जिसका नाम क्या रखा है, डीएस। गॉसियन सरफेस पर ऐसा ऐसा कितना एरिया काट सकते हैं, इनफाइनाइट एरिया काट सकते हैं। इसका मतलब कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हुआ, यहां पर ध्यान देना कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब कि जितना डीएस है उस सारे डीएस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये स्फेरिकल सरफेस को मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़े डीएस 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 में तोड़ दूं और दोबारा इस सारे को जोड़ दूं तो पूरा सरफेस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो भाई जब पूरा सरफेस मिल जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस है ये पूरा सरफेस हो जाएगा किसका, टोटल सरफेस एरिया, किस चीज का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, गॉसियन सरफेस का। कि जो मैंने गॉसियन सरफेस माना है उस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन। और गॉसियन सरफेस अपना स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस कितना है, आर। तो भाई तुमको स्फेयर का जो है तुमको स्फेयर का जो है टोटल सरफेस एरिया अगर याद हो तो ये कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब देखना है कि क्यू इनसाइड का वैल्यू कितना है। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज कि क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड का मतलब क्या कि सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है। तो आप देखिए तो ये जो पॉइंट चार्ज है आपका ये सरफेस के अंदर में है कि बाहर में है, तो सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो भाई जब सरफेस के अंदर में प्लस क्यू चार्ज है तो क्यू इनसाइड का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब इस दोनों का वैल्यू उसमें पुट करिए, तो जब इस दोनों का वैल्यू उसमें हम लोग पुट करेंगे तो पुट द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन डीएस एंड क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन थर्ड में, तो इक्वेशन थर्ड में पुट करने से क्या मिलेगा ये जरा सा देखना, ए इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल टू कितना है, क्यू इनसाइड बाय कितना है, एप्सिलॉन नॉट। ई के जगह पर हमको नहीं पता क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है मेरे भाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही रहने दो। इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू अभी हम लोग कितना निकाले थे, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड का वैल्यू कितना निकाले थे, और नीचे कितना था बताओ। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे डिवाइड में ले सकते हैं क्या, कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय 4 पाई आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए, इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए, बताइए। तो 1/4 पाई को लिख लिया और एप्सिलॉन नॉट को लिख लिया, कोई दिक्कत है। ऊपर में क्यू है और नीचे में कितना बचा बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर नीचे, और ऊपर में चार्ज कितना, यही निकालते थे कि नहीं, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना, पॉइंट चार्ज के कारण यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना। तो गॉस लॉ एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस क्या होगा कि आपको क्लोज सरफेस नहीं गिवन होगा। तो क्लोज सरफेस गिवन नहीं होगा तो भाई हम मन ही मन क्या मान लेंगे, हम मन ही मन मान लेंगे क्या कि अपने पास ऑलरेडी एक क्लोज सरफेस है जो क्लोज सरफेस इस 4 कैरेक्टेरिया को फुलफिल करेगा। मन ही मन माने मतलब इमेजिनरी। दूसरी बात क्या, कैसा होना चाहिए,
क्यों होना चाहिए क्लोज? की गॉस लॉ लगाना, और गॉस लॉ वैलिड है केवल किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। तीसरी बात कैसी होनी चाहिए? चौथी बात कैसी होनी चाहिए? कि उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करनी चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो कि क्या किए कि हमारे पास कह रहा था क्या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो पहला एप्लीकेशन था, कह रहा है क्या कि गॉस लॉ का यूज करके आप किसी पॉइंट चार्ज क्यू के कारण उससे आर डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके बताइए। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज गिवन है अपने पास क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और पी पॉइंट पर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और गॉस लॉ का यूज करना है। तो गॉस लॉ का यूज करना है भाई, तो अपने पास क्लोज सरफेस नहीं है, तो क्लोज सरफेस नहीं है तो गसियन सरफेस का यूज करेंगे। अब गसियन सरफेस मन ही मन मानना है, क्लोज्ड होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट के सिमेट्रिक क्या होगा? स्फीयर होगा। पॉइंट के सिमेट्रिक क्या होगा? स्फीयर होगा। और हमने स्फेरिकल गसियन सरफेस माना जो इमेजिनरी सरफेस भी है, क्लोज्ड भी है, सिमेट्रिक भी है और पॉइंट पी से होकर के पास भी कर रही है। और उसी चीज को यहां हम लोगों ने क्या किया? मेंशन किया। और मेंशन करने के बाद हम लोग क्या किए कि देखे कि ये जो गसियन सरफेस है, ये गसियन सरफेस आपका प्लेन सरफेस नहीं है। कैसा सरफेस है? कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस पर हम एक बार में पूरा एरिया कंसीडर, तो छोटा छोटा एरिया काटे, डीएस डीएस एरिया काटे। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा है किधर? परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता कि अंदर की तरफ? अंदर की तरफ होता। और उस समय में थीटा इक्वल टू कितना हो जाता? 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लिए? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। इतना काम करने के बाद हम लोग फ्लक्स का डेफिनेशन ये जानते हैं, गॉस लॉ ये जानते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी में हम ई डॉट डीएस को ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो ई डॉट डीएस को कितना लिखे? ई डीएस कॉस थीटा। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल? तो ए और बी के बीच का एंगल, मतलब ई और डीएस के बीच का एंगल पीछे कितना निकाले हुए हैं? cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ईडीएस क्यू इनसाइड बाय कितना? एप्सिलॉन नॉट। अब इस चीज को आपके लिए समझना बहुत जरूरी है क्या? कि सिमेट्रिक सरफेस लिए ही है इसीलिए कि जो आपका चार्ज है उस चार्ज से इस सरफेस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कैसा रहे? एक जैसा रहे। और जब डिस्टेंस एक जैसा रहेगा इसका मतलब कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? एक जैसा होगा। अब कितना होगा ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन अपना कॉमन सेंस इतना ही कहता है क्या कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे से 1 मीटर दूर इधर जिस पर इफेक्ट होगा, 1 मीटर दूर इधर भी उतना ही इफेक्ट होगा, 1 मीटर दूर इधर भी उतना ही इफेक्ट होगा, 1 मीटर ऊपर उतना ही इफेक्ट होगा। मतलब कि अगर डिस्टेंस सेम रह रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? और कांस्टेंट को भाई साहब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। अब सवाल है क्या कि इस एक्सप्रेशन में अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मिल जाए और क्यू इनसाइड मिल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस के बारे में क्या कहा? कहा क्या कि ये जो पूरा का पूरा सरफेस है इसको अगर मैं छोटे छोटे एरिया में तोड़ता हूं डीएस, अगर मैं छोटे छोटे एरिया में तोड़ता हूं डीएस, तो ऐसा ऐसा कितना डीएस इसमें तोड़ा जा सकता है? इनफाइनाइट। तो अगर किस चीज को तोड़ेंगे और फिर से सारे को जोड़ देंगे तो सारा बन जाएगा। इस स्फीयर को तोड़े छोटे छोटे डीएस में और फिर सबको जोड़ देंगे तो पूरा स्फीयर बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। और अगर इस स्फीयर का रेडियस भाई साहब आर है तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ये आपने गणित में पढ़ा होगा 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, कितना होता है? 4 पाई। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ गसियन सरफेस, जो कितने के बराबर में होगा? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर में। सरफेस के अंदर में चार्ज कितना था? तो सरफेस के अंदर में चार्ज था कितना? प्लस क्यू। और इस क्यू इनसाइड और इंटीग्रेशन डीएस का वैल्यू मैंने इसमें पुट किया और पुट करने के बाद देखा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो एनालिटिकल मेथड से भी यही फॉर्मूला आया था, गॉस लॉ से भी। इसका मतलब कहीं ना कहीं गॉस लॉ क्या है? काम का चीज है। तो कहोगे कि सर ये तो मुझे लग रहा है कि पॉइंट चार्ज के कारण पहले वाले मेथड से निकालना ही ज्यादा आसान था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकालते थे और तुरंत क्या करते थे? लगा देते थे F इक्वल टू क्यू, क्या लिख? E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट।
E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट लगा देते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाता था। फिर इतना लंबा चौड़ा मेथड क्यों? तो बेटा वो इसीलिए आ जाता था कि अगर तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज है तो तुम कूलॉम्स लॉ लगा सकते थे। लेकिन जरा सा सोचना कि अब मैं आज जो भी आपके साथ डिस्कस करने जाने वाला हूं वो अगले क्लास के लिए चीजें होगी। मैं यहां पर थोड़ा सा कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग बॉडी और 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए बात करूंगा। आप ध्यान देना कि हम लोग एक बात करेंगे किस चीज का, कि पॉइंट चार्ज के अलावा अपने पास कैसा कैसा बॉडी हो सकता है। तो पॉइंट चार्ज के अलावा देखो तो ये स्फेरिकल बॉडी है, और ये स्फेरिकल बॉडी में कैसा बॉडी है, एक है ये हॉलो स्फेरिकल बॉडी। ये कैसा बॉडी? हॉलो स्फेरिकल बॉडी। और ये जो हॉलो स्फेरिकल बॉडी है, ये हॉलो स्फेरिकल बॉडी अंदर से कैसा होगा? खाली होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पर हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे? चार्ज प्लस क्यू पर क्या करेंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मैं बोलूं इसके कारण बताओ कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब पॉइंट चार्ज है, क्या कूलॉम्स लॉ लगेगा क्या? अच्छा, ये आर डिस्टेंस ये भी हो सकता है कि सरफेस से बाहर हो, सरफेस पर ही हो, या सरफेस के अंदर हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहीं भी हो सकती है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो यहां कूलॉम्स लॉ आप नहीं लगा पाएंगे, आपको लगाना क्या पड़ेगा? गॉस लॉ। बात समझ में आ रही है? पहली बात, ये हॉलो स्फेरिकल बॉडी है। और दूसरी बात तुमको यह समझना है क्या कि अब यही जो बॉडी है ये अब हॉलो स्फेयर नहीं है, ये कैसा है? सॉलिड स्फेयर है। और ये कैसा है? कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। मतलब ये अपने से होकर के करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है फ्लो करने की। तो ध्यान देना कि यहां पर हॉलो स्फेयर है तो केवल सरफेस है, चार्ज सरफेस पर ही रहेगा, अंदर तो खाली है, चार्ज कहां रहेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम क्या करें कि इस कंडक्टिंग बॉडी पर हम इसके पूरे वॉल्यूम में भी चार्ज डाल दें, हम क्या करें इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज को डाल दें, और जब पूरे वॉल्यूम में भाई साहब हम चार्ज को डाल देंगे तो होगा क्या? इस कॉन्सेप्ट को जरा सा आप समझने का कोशिश करिएगा। मैंने आपको बोला हुआ है क्या कि ये बॉडी कैसा है? कंडक्टिंग बॉडी है। ये क्या करेगा? अलाउ करेगा चार्ज को किस चीज के लिए? तो टू फ्लो करने के लिए ये चार्ज को क्या करेगा? अलाउ करेगा। आपने पढ़ा है कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है और अपोजिट चार्ज क्या करता है? किसी भी बॉडी पर एक टाइम में या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या तो भाई अगर इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? और जब रिपेल करेगा भाई तो ये सारे एक दूसरे से दूर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? सारे एक दूसरे से क्या होंगे? भागते भागते ये मैक्सिमम कहां तक भाग सकते हैं? सरफेस तक। मैक्सिमम कहां तक भाग सकते हैं? सरफेस तक। और सरफेस तक भागने के बाद ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब कि अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो इसके बीच वाले एरिया में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब बीच वाले एरिया में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इससे होगा क्या चीज? इससे होगा क्या चीज? तो इससे होगा क्या चीज कि कंडक्टिंग बॉडी में आपका जो चार्ज होगा वो चार्ज बीच में नहीं रहेगा, केवल कहां पर रहेगा? सरफेस पर। तो चाहे हॉलो स्फेरिकल, और ये हॉलो स्फेरिकल में कैसा हो? कंडक्टिंग बॉडी हो या फिर नॉन कंडक्टिंग बॉडी हो। कंडक्टिंग बॉडी हो या फिर कैसा हो? नॉन कंडक्टिंग बॉडी हो। भाई इसके बीच में कोई मटेरियल ही नहीं है। तो जब बीच में मटेरियल नहीं है इसका मतलब चार्ज कहां से आएगा? चार्ज को कैरी करने के लिए मटेरियल का होना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बीच में एकदम खाली जगह है तो इसमें चार्ज रहेगा क्या? चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज कहां पर रहेगा? केवल सरफेस पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये सॉलिड स्फीयर है, अब इसमें बीच में मटेरियल है, मैं इसमें क्या किया? बीच में चार्ज भरा, लेकिन भरने के बाद मैं जैसे ही छोड़ूंगा इसको क्या होगा? चार्ज में अपने आप में रिपल्सन होने लगेगा कि नहीं? और ये बॉडी ऐसा बॉडी है जो चार्ज को अपने अंदर में फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। तो भाई जब मेरे को दिक्कत होगी तो मैं धीरे धीरे यहां से क्या करूंगा? खिसकने लगूंगा। और जब खिसकने लगूंगा तो मैक्सिमम कहां तक मैं खिसक पाऊंगा? सरफेस पर। इसका मतलब कि अगर कंडक्टिंग बॉडी भी है तो इस कंडक्टिंग बॉडी पर जो चार्ज रहेगा वो चार्ज कहां पर रहेगा?
केवल कहां पर रहेगा, सरफेस पर, इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा। और जब इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा मेरे भाई, तो सिंपल सा बात है ये कि हम लोग यहां से कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को क्या, कि चाहे अपने पास बॉडी रहे कैसा, हॉलो स्फेरिकल, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, या फिर अपने पास बॉडी रहे सॉलिड स्फीयर और कैसा, कंडक्टिंग, ऐसे सारे बॉडीज में जो चार्ज लाई करता है केवल ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, अंदर में कोई चार्ज लाई नहीं करता। लेकिन जरा सा सोचिए कि अगर यही सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग रहता तो ये अपने से अंदर से चार्ज को बहने, तो भाई अब तुमको दिक्कत हो चाहे सिक्कत हो, रहना तुमको अंदर ही है, सरफेस पर आना नहीं है, क्योंकि हम तुमको जाने नहीं देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था क्या, कि अगर हॉलो स्फेरिकल है तो ये कंडक्टिंग रहे चाहे नॉन कंडक्टिंग बॉडी रहे, बीच में मटेरियल नहीं है तो बीच में कोई चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज कहां पर रहेगा, केवल सरफेस पर रहेगा। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर है जिसमें बीच में मटेरियल है और ये कैसा है, कंडक्टिंग बॉडी कैसा होता है, चार्ज को अपने अंदर फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। तो मेरे भाई अगर हम इसके अंदर में चार्ज डाल भी दिए थे तो ये सारा चार्ज क्या किया था, यहां से फ्लो करने लगा था, और फ्लो करने के बाद ये सारे चार्जेस कहां पर पहुंच गए थे, ये सारे चार्जेस कहां पर पहुंच गए, सरफेस पर पहुंच गए। और सरफेस पर पहुंच गए तो अगर हम लोग कंक्लूड करके बातों को लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, कि अगर हमारे पास हॉलो स्फेरिकल बॉडी हो या कोई सा भी हॉलो सॉलिड हो, यहां तो एग्जांपल के लिए मैंने स्फेरिकल ले लिया, ये क्यूबॉइडिकल हो सकता था, क्यूबिकल हो सकता था, रैंडम किसी शेप में हो सकता था, कोनिकल हो सकता था, सिलिंड्रिकल हो सकता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन अगर कोई सॉलिड हो और हॉलो सॉलिड हो तो चार्ज कहां पर रहेगा, सरफेस पर। अगर कोई सॉलिड हो, अब सॉलिड स्फेरिकल का ही बात नहीं करेंगे, सॉलिड सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, सॉलिड रैंडम किसी शेप में हो सकता है, और वो अगर कंडक्टिंग हो तो भी चार्ज कहां पर लाई करेगा, सरफेस पर लाई करेगा, बीच में कोई चार्ज नहीं लाई करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे क्या, इंपॉर्टेंट नोट करके यहां पर हम लोग ये बात दिमाग में डाल लेंगे कि फॉर हॉलो सॉलिड का मतलब कोई भी खोखला सॉलिड रहेगा, ठीक ना। फॉर हॉलो सॉलिड और सॉलिड कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी, कि किसी भी हॉलो सॉलिड के लिए या सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी के लिए इंटायर चार्ज जो सारा चार्ज होगा, लाइज ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, मतलब कि अगर हॉलो सॉलिड रहेगा या सॉलिड कंडक्टिंग रहेगा तो ऐसी स्थिति में जो सारा चार्ज लाई करेगा वो सारा चार्ज कहां पर लाई करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों कि मैं क्या बोला कि अगर हॉलो बॉडी है, खोखला है, तो अंदर में कोई मटेरियल, और जब तक मटेरियल नहीं है तब तक चार्ज कहां से आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तक चार्ज कहां से आएगा? तो यहां तो क्लियर ही है कि केवल सरफेस पर मटेरियल है तो सरफेस पर ही चार्ज होगा। लेकिन यहां पर ये सॉलिड बॉडी है, हम इसको चार्ज के इंटायर वॉल्यूम में चार्ज दे दिए, लेकिन होगा क्या, ये अपने से चार्ज के फ्लो को अलाउ कर रहा है, चार्ज में रिपल्सन होगा, धीरे धीरे चार्ज दूर जाएगी और लास्टली कहां पर आकर के अटक जाएगी। तो चाहे कंडक्टिंग सॉलिड रहे चाहे नॉन कंडक्टिंग रहे हॉलो सॉलिड, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, चाहे कंडक्टिंग रहे हॉलो सॉलिड, तो हॉलो वाले के लिए तो हमको पता ही है कि कहां पर चार्ज रहेगा, सरफेस पर। लेकिन अगर सॉलिड बॉडी रहे और ये सॉलिड बॉडी कैसा रहे, कंडक्टिंग रहे, तो भी चार्ज कहां पर लाई करेगा, सरफेस पर ही। तो इस बात को हम लोग कंक्लूड कर लेंगे किसके लिए, कि हॉलो सॉलिड के लिए, और दूसरी बात जो सॉलिड हो और कैसा हो, कंडक्टिंग हो, उसके लिए जो सारा चार्ज लाई करेगा वो कहां पर, सरफेस ऑफ द बॉडी पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड रहेगा तो नॉन कंडक्टिंग कोई भी सॉलिड रहेगा, ध्यान देना, ये जो सॉलिड है ये तुम्हारा कैसा सॉलिड है, तो ये है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के लिए अगर हम लोग बात करेंगे मेरे भाई,
तो इसमें अगर मान लो कि हम जहां पर चार्ज डालेंगे वो चार्ज वहीं पर रह जाएगा। क्यों रह जाएगा वहीं पर? क्यों रह जाएगा वहीं पर? क्यों कि ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है, और नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? डू नॉट अलाउ चार्ज टू मूव। चार्ज को ये कभी भी मूव करने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो भाई तुमको कितना भी रिपल्सन होगा, हम तुमको मूव नहीं करने देंगे। और जब मूव नहीं करने देंगे तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में जो चार्ज होता है वो इंटायर वॉल्यूम में होता है, पूरे वॉल्यूम में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कैसे होगी? पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगी। तो यहां पर लिख लेंगे क्या? चार्ज लाइज ऑन इंटायर वॉल्यूम ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड की, किसी भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको अगर थोड़ी सी बातें याद हो रही हो पिछले क्लास के, तो वहां पर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पढ़े थे। अब देखना कि हम लोगों को मेनली दो तरह के सॉलिड के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस समय में शुरू किए थे, तो अगर कोई बॉडी लीनियर बॉडी होता था और ये फाइनाइट रहे चाहे इनफाइनाइट रहे, तो इस पर चार्ज हम लोग रखते थे, और इसके कारण इस बॉडी से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर हम लोग क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। 3 वेरिएबल आता था, दिमाग ठीक हो जाता था सॉल्व करने में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? गॉस लॉ से एक झटके में सॉल्व होता है। तो देखेंगे गॉस लॉ से कैसा। तो गॉस लॉ के लिए क्या? ये क्लोज सरफेस नहीं है, तो क्लोज सरफेस नहीं है तो क्या करेंगे? एक क्लोज सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं? गॉसियन सरफेस देते हैं। तो भाई ये लीनियर बॉडी है, लीनियर बॉडी क्या अगर हमको सिमेट्रिकल बनाना है तो कैसा बॉडी बनेगा? सिलेंडर बनेगा। और ये सिलेंडर देखो तो कुछ इस तरीके से अगर मान लो कि बना देंगे, ऊपर का ढक्कन ऊपर पैक कर देंगे, नीचे का ढक्कन नीचे पैक कर देंगे। अब ये क्लोज सरफेस है कि नहीं है? क्लोज सरफेस है, सिमेट्रिक भी है, उस पॉइंट से भी पास कर रहा है जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गॉस लॉ लगा लेंगे आराम से। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्फीयर में एक ही सरफेस होता था, यहां 3 सरफेस है। तो 3 सरफेस है कौन सा? एक तो ये कर्व सरफेस तुमको दिख रहा होगा, ये वाला गोल वाला, एक ऊपर का ढक्कन प्लेन सरफेस, एक नीचे का ढक्कन। तीनों सरफेस के कारण अलग अलग हम फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स को गॉस लॉ में लगा करके सॉल्व करेंगे, इसके कारण निकल जाएगा। बहुत ही आसान है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक एप्लीकेशन ये हुआ आपको। अब इसमें भी आपको 3 बातें हो जाएगी। क्या कि ये तो लीनियर बॉडी था तो आर डिस्टेंस पर कह दिया। अब मान लो कि सिलिंड्रिकल बॉडी रहता और हॉलो सिलिंड्रिकल बॉडी रहता, तब क्या करते? अगर ये कंडक्टिंग बॉडी नहीं रहता, नॉन कंडक्टिंग बॉडी रहता और सॉलिड सिलेंडर रहता, तब क्या करते? इसी तरीके से स्फीयर में अगर हॉलो स्फीयर रहेगा तब क्या करेंगे? अगर सॉलिड स्फीयर में नॉन कंडक्टिंग रहेगा तब क्या करेंगे? तो ये लाइन पर चार्ज है, तो यहां पर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर देखिए कि पूरे सरफेस पर चार्ज है, तो यहां पर किसका यूज करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। और आप यहां पर देखिए कि चार्ज इंटायर वॉल्यूम में है, तो यहां पर किसका यूज करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। मैं उम्मीद करूं कि गॉस लॉ को अप्लाई करना आपको आ गया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि यहां पर एक चीज और, कि कल के लिए मैं तुमको क्या बताया हूं कि जो फ्लक्स है फाई, ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे थे किसका? कि सिलिंड्रिकल सरफेस था, और सिलिंड्रिकल सरफेस में आपको 3 तरह का सरफेस दिख रहा है, सरफेस नंबर 1, 2 और एक कर्व सरफेस 3। तो पहला सरफेस पर अगर हम लोग एलिमेंट लेंगे भी भाई, जरा सा ध्यान देना, अगर मान लो कि ये बॉडी है चार्ज बॉडी, यही ना था पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो अगर हम यहां पर छोटा सा एलिमेंट डीएस काटेंगे तो डीएस का डायरेक्शन किधर लेंगे? परपेंडिकुलर बाहर के तरफ। किधर जाएगा डीएस? परपेंडिकुलर किधर की तरफ। और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों के बीच का एंगल आप ध्यान से देखिए, कितना डिग्री? 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इस सरफेस का नाम पहला सरफेस रख ले और पहले सरफेस के कारण फ्लक्स को बोले कितना? φ1।
तो φ1 कितना हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ई डॉट क्या ds कितना लिखोगे इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा के जगह पर कितना cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पूरा मल्टीप्लाई होगा जीरो से कितना आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरीके से दूसरे फ्लैट सरफेस पर अगर एरिया वेक्टर लोगे, इसको दूसरा सरफेस मान लो, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा परपेंडिकुलर और किधर की तरफ किधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी भी देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। इसका मतलब दूसरे सरफेस के कारण भी फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो और आपको दिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर का मतलब क्या कि मान लो थोड़ा देर के लिए कि ये बोर्ड अपना एरिया है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा परपेंडिकुलर और किधर की तरफ। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर जाए तो कभी बोर्ड को क्रॉस करेगा क्या, बोर्ड को क्रॉस नहीं करेगा तो कोई फ्लक्स होगा क्या। तो देखिए तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो कोई फ्लक्स नहीं हो रहा। लेकिन इस कर्व सरफेस पर अगर हम तीसरा सरफेस पर छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे ds, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। परपेंडिकुलर किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल यहां पर कितना 0 डिग्री। अब अगर φ3 लिखोगे तो कितना लिखोगे इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा, और थीटा के जगह पर भी कितना 0 डिग्री। ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ई ds के बराबर में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां पर ये मेरे को पता, लेकिन ये बताओ कि अगर मैं लीनियर बॉडी हूं और मेरे सिमेट्रिक एक सिलेंडर रखा हुआ है तो मैं यहां से आगे देखूंगा तो भी उतना ही दूर दिखेगा, बगल में भी उतना ही दूर, चारों तरफ इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब कि इस सरफेस के चारों तरफ इक्विडिस्टेंट सरफेस है, और इक्विडिस्टेंट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। ई को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब जरा सा ध्यान देना कि ये ds मैंने कर्व सरफेस पर काटा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा कितना ds काट सकते हैं पूरे कर्व सरफेस पर, और फिर सबको जोड़ेंगे तो पूरा सिलेंडर बन जाएगा कि नहीं। और पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, अगर इसका रेडियस है r और इसका हाइट मान लो कि ये है l, तो तुम लोग पढ़ा होगा CSA ऑफ सिलेंडर, और CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, ये कितना होता है 2 पाई r h के बराबर में 2 पाई r l के बराबर में। तो इंटीग्रेशन ds को कितना लिखेंगे φ3 इक्वल टू ई के जगह पर e, और इंटीग्रेशन ds कितना हो जाएगा 2 पाई r l। φ1 निकल गया, φ2 निकल गया, φ3 निकल गया। फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब कि अगर हमको फाई टोटल निकालना है तो स्केलर क्वांटिटी को सिंपली क्या करते हैं सबको ऐड करेंगे। φ1 φ2 0 है, φ3 का जो वैल्यू होगा वही टोटल फ्लक्स हो जाएगा। और गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा क्यू इनसाइड और बाय कितना एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहीं से गॉस लॉ लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है ये पता है। कहोगे कि सर अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर रहे तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर पे इनफाइनाइट चार्ज आ जाएगा क्यू इनसाइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा। लेकिन वहां पर हम लोग वो बात नहीं करते हैं। इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ में बात करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आज आपको दिखा रहा था क्या कि अगर स्फेरिकल सरफेस रहे तो एक ही सरफेस में काम निपट जाता है, लेकिन अगर क्यूबॉइडिकल ले लें तो क्यूबॉइडिकल ले लेंगे तो 6 सरफेस दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर सिलिंड्रिकल ले लें तो 3 सरफेस आपको दिख रहा है, नीचे फ्लैट, ऊपर फ्लैट और एक कर्व सरफेस। तीनों के कारण अलग अलग हमने फ्लक्स निकाला है, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सारे को क्या किया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग अगले दिन करेंगे। मैं उम्मीद करूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आप देखिए कि ये चीजें जो है यहां से मैंने आपको बस समझाया है कि अगर पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा, 3 डायमेंशनल बॉडी रहेगा, और 3 डायमेंशनल हॉलो बॉडी अगर रहा तो चार्ज कहां पर रहेगा सरफेस पर। अगर कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी रहा फिर भी चार्ज कहां पर रहेगा। लेकिन अगर सॉलिड बॉडी रहे और नॉन कंडक्टिंग बॉडी रहे तो चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सरफेस पर चार्ज रहेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम की किसी चीज की यूज होगी, पढ़े हुए हैं। वॉल्यूम में चार्ज रहेगा तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की यूज होगी।
अगर लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूज होगी। और ऐसे केसेस में अगर हम लोग गसियन सरफेस मानते हैं तो तीन अलग अलग सरफेस मिल जाता है, ऊपर का छत, नीचे का फर्श और कर्व सरफेस। अब तीनों सरफेस के कारण हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले? तो भाई ये तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो, अगर मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलेगा? चारों तरफ ये बाहर की तरफ निकलेगा। कैसा? तो गोल वाला कंघी देखे वो क्या राउंड, चारों तरफ से दाना निकला हुआ होता है, तो इसको लीनियर बॉडी मान लो। और इसके तरफ जो भी दाना निकला हुआ है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकलेगा? परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर मैंने हमेशा ही आपको क्या सिखाया है? अवे फ्रॉम द चार्ज और परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? परपेंडिकुलर और किधर की तरफ? बाहर की तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? जैसे ही एंगल 90 डिग्री हुआ, फ्लक्स कितना? क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल आंसर कितना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरे सरफेस के कारण भी सेम कहानी, फ्लक्स कितना? लेकिन तीसरे सरफेस के कारण फ्लक्स आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब टोटल फ्लक्स निकालना है तो सारे को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और जब फ्लक्स निकल गया तो गॉस लॉ लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो आज के लिए इतना काफी है। घर से पढ़ के आइएगा। थोड़ा सा लास्ट में जो भी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझाने का कोशिश बेकार नहीं।